दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा की तरफ से नमस्कार। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार मौका मिला है जब आपके सामने मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। और ये टॉपिक हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। हुआ ऐसा कि मैं अपने बेटे के पढ़ा रहा था, उसके दौरान में हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने योग्य है। जबकि हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं, हम 10th तक पढ़ाई करते हैं सारे सब्जेक्ट का, फिर धीरे धीरे ये हमारे ऑफ द कोर्स हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार रिकैप कर सकते हैं हम अपनी पढ़ाई का, और एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पार्लियामेंट को किस तरीके से हम विवरण कर सकते हैं और अपने जूनियर स्टूडेंट को कभी भी मौका मिले या अपने घर परिवार में कभी मौका मिले तो उन्हें हम समझा सकें। तो दोस्तों, आपको मैं जल्दी से लेके चलूंगा। 10 से 12 स्लाइड्स हैं आपके सामने जो रखा है, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट में खत्म करते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट जैसा कि आपने पिक्चर में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी को मालूम है और हमारे देश की ये शान है। और यहां पे लहराता हुआ तिरंगा हम सभी को फिर से अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो हमारे देश का पार्लियामेंट है, जिसे हिंदी में संसद कहते हैं, ये संसद को अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की है कि संसद का मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वह भी एक संसद के पार्ट हैं। तो संसद को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द नेशन है, लोकसभा जो कि हाउस ऑफ द पीपल है, राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट है। इन 3 मुख्य बातों को हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि आगे आने वाले में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खास करके हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं या आर्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उन्हें एक्चुअली हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ द नेशन, इसमें थोड़ी एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं और इकट्ठा एक साथ पढ़ना चाहते हैं। मैं सबको थोड़ी थोड़ी पार्ट अभी शेयर करूंगा, जिससे हमें ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। फिर डिफरेंट चैप्टर लेंगे, जिससे कि हम एक एक इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा रूप से जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से और कौन सी प्रणाली पे काम करता है? तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जिसको कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पावर रखता है। अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर को हम विधायिका भी कहते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, जो बनाए हुए नियम कानून को लागू करवाते हैं। और न्यायपालिका जो लागू हो चुका कानून है, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसे पनिश करता है। तो दोस्तों, हम यहां पे दिखाते हैं लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव मींस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, एंड जुडिशियरी which punish the lawbreaker. Now we can give the entire thing in the two perspective, in the perspective of the center as well as perspective of the state. लेजिस्लेचर को अगर हम सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से देखें तो सेंट्रल में पार्लियामेंट है, जैसा कि दोस्तों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, जिसको संसद कहते हैं, और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा में। जबकि स्टेट के अंदर में लेजिस्लेचर को अगर हम चाहें तो उसको हम विधान मंडल कहते हैं, और वो विधानसभा और विधान परिषद में डिवाइडेड है, जिसे कि हम विधानसभा को इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों, यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जो विधान परिषद है हमारे देश में केवल 7 स्टेट्स में ही है। जैसे कि साउथ में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कर्नाटका में है, बिहार यूपी में है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है वेस्ट में, एंड जम्मू कश्मीर। दैट्स ऑल। ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसकी चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि बाई कैमेरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट इन इंडिया एज वेल एज इन स्टेट इफिसी only the 7 places where these are applicable, like Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Bihar, UP, Jammu Kashmir and Maharashtra.
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप लॉ मेकिंग की बात की है, हमने सेंटर का चेंज करके दिखा दिया, स्टेट का चेंज करके बता दिया। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो हमारे हैं, जैसे कि सेंटर में कौन कौन है जो कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए उत्तरदायी हैं। तो सेंटर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और उसके अलावा आप एक चीज और नोट कर लें, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जरूरी और जिम्मेवार है। जैसे कि अगर कोई इनकम टैक्स नहीं पे करता है, जो कि लॉ किसने बनाया, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ने मिलकर बनाया। अगर कोई नहीं करता है तो कोई आके राष्ट्रपति आपको नहीं पकड़ेगा, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ेगा। यानी कि इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की नियुक्ति की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हैं, इसके अलावा ऑफिसर्स और कर्मचारी जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। दोस्तों, अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करते हैं, जो भी लॉ बना है, देन यू मे गोइंग टू हैव द पनिशमेंट एंड पनिश बाय द जुडिशियरी। उसमें 3 पार्ट है। छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 24+1 यानी 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में आज के तारीख में। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में है। मंत्रिपरिषद का थोड़ा सा हम ग्लिम्सेस यहां रखते हैं दोस्तों। आपने हमेशा सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, डिप्टी मिनिस्टर हैं। ये क्या चीजें हैं, ये है, इसको कैसे हम समझे एक तरीके से कि किसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहेंगे और इन सबों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, आपके लिए छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा। कैबिनेट मिनिस्टर रियल मिनिस्टर होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार अगर है, यानी कि उस डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, डायरेक्टली ही इज रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, वेयर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। डिप्टी मिनिस्टर, जिस डिपार्टमेंट का डिप्टी मिनिस्टर है, वो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको मैं समझा पाया हूं। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर दिया है। यहीं पे एक मीडिया भी लिखा है, जो कि आपने नोटिस किया होगा। मीडिया क्यों लिखा है, तो थोड़ी सी बात यहां कहना चाहता हूं। हमारा देश एक प्रजातंत्रात्मक देश है, यानी कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ कहे गए हैं, जिसमें जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड मीडिया, जिसको कि हम कह सकते हैं पत्रकारिता। यानी कि ये सब इंडिपेंडेंट है, किसी के कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एक दूसरे पे। और जहां भी ये चारों चीज इंडिपेंडेंट है, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वेयर एज आप अगर देखेंगे, कई ऐसे राष्ट्र हैं जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर मीडिया को जो वो राज का राजा या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहेगा, वही बात उसे छापना पड़ता है। जबकि डेमोक्रेसी में ये छूट दी गई है, हमारे देश का एक छोटा सा पत्रकार भी किसी के बारे में भी कह सकता है कि इसने गलत किया है। तो ये डिफरेंस है, जस्ट यहां पे पॉइंट आउट के लिए हमने आपको दिया है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ प्रेसिडेंट, क्योंकि संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात हम यहां पे रखना चाहेंगे। हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको 4 बड़े पावर हैं। पहला है लेजिस्लेटिव पावर। आपने देखा, संसद में भी लेजिस्लेटिव पावर था, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, ये सारे हमारे राष्ट्रपति के पास भी है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर। और एक एक्स्ट्रा पावर है, दैट इज इमरजेंसी पावर। यानी कि कभी भी हमारे देश में अगर कोई इमरजेंसी लगाई जाती है, तो राष्ट्रपति ही लगा सकता है। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, बट
ये दिया गया है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। शायद इसका कारण यह है कि राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए वहां के लोग ज्यादा कुलीन सभ्य होंगे ऐसा माना जाए, और इसलिए उसे अपर हाउस कहेंगे। एंड लोअर हाउस लोकसभा को कहेंगे क्योंकि वो हमारी जनरल पब्लिक चुन के लाती है। द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल वाज द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952। यह नोट कर लेने की बात है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम 17 अप्रैल 1952 को यह दिया गया था। द कोरम टू कंस्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ हाउस इज 1/10, यानी कि अगर लोकसभा की संख्या x है और उसकी 10वां भाग भी मेंबर उपलब्ध है तो लोकसभा का सेशन चलेगा। या सेम सिचुएशन राज्यसभा के लिए भी लागू होता है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान देना, 1/10 अगर पॉपुलेशन अवेलेबल है तो सेशन चलेगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन लोकसभा दैट इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस। दोस्तों अपने संविधान में आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में चर्चा है। और यहां पे एक हिंट देना चाहूंगा आपको याद करने के लिए, आर्टिकल 80 के बाद 81 आएगा, यानी कि अपर हाउस का पहले है चर्चा और 81 लोअर हाउस का बाद में चर्चा है। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द टोटल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया इज 5 years, whereas the total tenure of Rajya Sabha members are 6 years. Now, once this 5-year term expire, the Lok Sabha dissolve. The Rajya Sabha is the permanent house. Note down, dear friends. यह जो राज्यसभा है हमारा परमानेंट हाउस है। आफ्टर एवरी 2 year 1/3 of the member of Rajya Sabha retire. So there is no dissolution of the Rajya Sabha. Lok Sabha is the house of the people. The member of Lok Sabha, also called as the member of parliament, are elected by the common people of the country. The Rajya Sabha is the council of states and the member of Rajya Sabha are elected indirectly by the elected representative of the people in the assemblies of the different states and union territory in the country. दोस्तों मैंने अभी ये बात कही थी, वही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि जो मेंबर इलेक्टेड हैं वही इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के मेंबर को। द लोकसभा हैज अप टू मैक्सिमम नंबर इज 552। इस नंबर को आप ध्यान रखें दोस्तों, 552 हमारे लोकसभा की संख्या है, वेयर एज राज्यसभा में 250 नंबर हमारा मैक्सिमम है। अब इस 552 को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो 530 फ्रॉम द स्टेट, 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, 2 फ्रॉम द एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किनको कहते हैं, जैसे हमारा भारत एक विदेशी कई तरह की शक्तियों का उपनिवेश था, यानी कि हमारे देश पे कई तरह के देशों ने राज्य किया हुआ है, तो कई लोग यहां पे आके रह गए जो कि फॉरेनर थे, बट यहाँ के इंडियन लोगों से शादी कर लिया, मैरिज कर लिया, यहीं के रह गए, तो उन लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो वैसे 2 मेंबर भी मेंबर होते हैं हमारे लोकसभा में, तो 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन। एंड यह चर्चा आर्टिकल 331 में है। एट प्रेजेंट 530 फ्रॉम द स्टेट, 13 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन। आपको अभी मैंने कहा कि 20 होना चाहिए यूनियन टेरिटरी से, तो 13 ही है, तो भाई साहब 7 कहां चले गए। नंबर जो 552 था वो घट के हो जाता है 545। कारण यह है कि जो हमारा कुछ रिमेनिंग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में जो पार्ट चला गया, वो सब मेंबर हमारे पास अभी भी खाली है, और ये हमेशा ही खाली रहेगा, केवल याद दिलाने के लिए कि हमारे देश का एक पार्ट को पाकिस्तान ने ले रखा है। संसद चाहती तो इसको हटा सकती थी, लेकिन आज भी यह देखने लायक है, क्योंकि हम अभी भी कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा देश का वो पार्ट था और वो आगे भी हमारे देश का ही पार्ट रहेगा। दोस्तों थोड़ी सी सेटिंग मेरे को करनी है, आप जस्ट वेट करें। ओके, नो प्रॉब्लम।
Okay, for Lok Sabha minimum is 25, whereas for the Rajya Sabha the minimum is 30. ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा के लोग ज्यादा यंग होते हैं. No problem. The speaker is the representative of the Lok Sabha. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha. The Rajya Sabha only can give the consideration on the money bill. The Lok Sabha, that is the House of the People, was duly constituted for the first time on April 17, 1952, जो कि हमने पीछे बात किया था. And the Vice President of the India present the Rajya Sabha as a chairman. तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में स्पीकर होंगे जबकि राज्यसभा में चेयरमैन होंगे. एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंट द राज्यसभा एज ए चेयरमैन, जो कि एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि पदेन सदस्य होते हैं. ऑलरेडी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही स्पीकर होंगे. कहां के? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे. यानी कि स्पीकर और चेयरमैन आप ऐसा समझे कि लोकसभा में इसे हम स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा में इसे हम चेयरमैन कहते हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे यहां पे काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एज वेल एज थोड़ी सी बोर्ड ऑफ द मिनिस्टर के बारे में, यानी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में. ये क्या चीज है? सो दोनों के हेड एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे. आप ऐसा कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के अंदर सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डिप्टी मिनिस्टर, सारे लोग आ जाएंगे. एंड बोर्ड ऑफ मिनिस्टर जो खास खास लोग हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो केवल हैं और वो रिपोर्ट डायरेक्टली करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे बड़ा पोस्ट है. उनको हेल्प करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अगर है, इसका मतलब है कि उस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा. एंड डिप्टी मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है. तो इसीलिए बोर्ड ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होंगे जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है. इसके अलावा पीएमओ ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वो कुछ अतिरिक्त प्रभार और एडिशनल चार्ज रखते हैं, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, परमाणु जो मंत्रालय है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 74 स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी हमारे कौन से मिनिस्टर का क्या स्टेटस होगा ये 74 में वर्णित है. और 75 आर्टिकल में डील विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओथ, क्वालिफिकेशन, अलाउंस एंड सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर के बारे में चर्चा है. दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं. नाउ लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर इज द वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हमारा लोकसभा का जो स्पीकर है वो कोई बाहर से नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही है और उसी में से चुनाव होगा. सी टेक द ओथ along with the other member by the pro tem speaker. No separate oath to him. Technically speaking, a speaker does not take any oath alone like president and prime minister of the country. दोस्तों यहाँ पे ये कहने की बात है कि जब जनरल इलेक्शन हो चुका होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, तो सबको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ दिलाई जाती है. तो स्पीकर क्योंकि उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनेगा, तो उसे स्पीकर के लिए अलग से ओथ नहीं दिलाया जाएगा. जबकि आपको ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनने वाला है, या बाहर का भी व्यक्ति बन सकता है. आप समझो, क्योंकि सारे लीडर किसी को चुन लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो उसको सेपरेट ओथ दिलाया जाएगा. राष्ट्रपति को भी सेपरेट दिलाया जाएगा. वेयर एज स्पीकर ऑफ लोकसभा को अलग से ओथ नहीं दिलाया जाता. लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर एंड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज फिक्स्ड अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. द वेरी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वाज गणेश वसुदेव मावलंकर. He was nicknamed the father of Lok Sabha.
by Jawaharlal Nehru. He was also formerly called दादा साहेब. और आपको जान के खुशी होगी कि वो अहमदाबाद से बिलोंग करते थे, ऐसे रहने वाले बड़ौदा में थे, मराठी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट वह लोकसभा का चुनाव अहमदाबाद से जीते थे. मीरा कुमार एंड सुमित्रा महाजन आर द ओनली टू वुमेन who represent the Lok Sabha as a speaker so far. The tenure of the Lok Sabha speaker is 5 years. Whenever Lok Sabha dissolved, the speaker does not resign from the post and continue till the newly elected Lok Sabha meeting. तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाने दीजिए, लेकिन स्पीकर डिसॉल्व नहीं होगा. स्पीकर तभी डिसॉल्व होंगे या रिजाइन करेंगे जब नया स्पीकर आ चुका होगा. The President of India is entitled to call the joint session of the Parliament. Joint session का मतलब जब लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ मीटिंग कराई जाए. Although meeting of the joint session is chaired by the लोकसभा स्पीकर. आपको जान के आश्चर्य होगा कि जबकि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति है चेयरमैन, ज्वाइंट सेशन जब भी होगा तो लोकसभा का स्पीकर ही उसको चेयर करेगा. ज्वाइंट सेशन ओनली हैपन व्हेन देयर इज समथिंग डेडलॉक ऑन द बिल, और कोई भी हाउस में 6 मंथ से ज्यादा अगर बिल पड़ा हुआ है बिना डिसीजन का, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकता है. देयर इज अ डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर. लोकसभा स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर भी चुने जाते हैं. द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस if a speaker and deputy speaker both are absent, the person so appointed is known as the speaker pro tem. जैसा कि मैंने बोला, सेशन नहीं चल रहा है, पूरे डिसॉल्व हो चुकी है लोकसभा और इलेक्शन अभी अभी हुआ है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर चुनाव करते हैं, जो कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ दिलाएंगे. आप समझो, अगर 540 545 लोगों को राष्ट्रपति ओथ दिलाने लगे तो मालूम चला 10 दिन तक खड़े हैं. इसलिए प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलाते हैं और उसके बाद उसमें से एक स्पीकर का चुनाव हो चुका होता है. दोस्तों, यह एक क्वेश्चन है आया था यूपीएससी के अंदर में कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब कब बुलाया जा सकता है. तो दोस्तों, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बुलाया जाता है. जैसे कि आपने अभी अभी जाना, कोई भी बिल डेडलॉक हो गया, यानी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या राज्यसभा में 6 महीने से ज्यादा दिनों तक उन्होंने रोक के रखा हुआ, देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन, और यू कैन से द डेडलॉक बिटवीन द हाउसेस, देन ज्वाइंट सेशन में अकर. देन द प्रेसिडेंट कन्विंस ए ज्वाइंट सिटिंग टू द बोथ द हाउसेस टू ब्रेक द डेडलॉक. दूसरा पॉइंट, कभी भी प्रेसिडेंट कोई एड्रेस करना चाहते हैं देश को और अपने मेंबर्स को, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है. उसके बाद एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर, जब हमारी जो फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर भी ज्वाइंट सेशन होता है. एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें भी ज्वाइंट होगा. और कोई स्पेशल एड्रेसेस है, लाइक कोई फॉरेन डिग्निटेरी आ रहे हैं हमारे देश में, जैसे कि बराक ओबामा 2010 में आए थे, तो ये ज्वाइंट सेशन किया गया था. तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए यहां पे पॉइंट डाला गया है. लोकसभा स्पीकर सबमिट हिज रिजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर आल्सो सबमिट हिज और हर रिजिग्नेशन टू द लोकसभा स्पीकर, यानी कि वाइस वर्सा है. लोकसभा स्पीकर को कभी रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को नहीं देगा, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? सी, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और राष्ट्रपति क्योंकि चुनाव किया नहीं है तो उसको रिजाइन नहीं करेगा. ये डिप्टी स्पीकर को करेंगे रिजिग्नेशन, और डिप्टी स्पीकर को जब भी रिजाइन करना है तो लोकसभा स्पीकर को रिजिग्नेशन देंगे. लोकसभा स्पीकर इज रैंक्ड हायर देन द ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा. मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, लोकसभा स्पीकर इज रैंक्ड एट द 6th प्लेस along with the चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया. बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों. सो 6ठा पोजीशन इंडिया में माना जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट. सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा स्पीकर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई होगी कि रैंक नंबर 1 कौन है भाई. सो रैंक नंबर 1 इज द आवर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. रैंक नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं
जो कि एक्स ऑफिशियो होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया सेकेंड रैंक है। रैंक 3 पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रैंक 4 गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। रैंक 5 फॉर्मर प्रेसिडेंट, डोंट फॉरगेट, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उसे भी 5वां रैंक दिया जाएगा। 5th ए में डिप्टी पीएम, यानी कि उप प्रधानमंत्री अगर कोई आपके देश में है तो उसे हम 5th ए का रूप देते हैं। रैंक 6 चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अभी बात किया। रैंक 7 ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यानी दोस्तों आपका राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का हैसियत है, दैट्स ऑल। डिप्टी चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है। प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर पीएम, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सब आपके रैंक 7 में है। रैंक 7A भारत रत्न होल्डर जितने भी हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारी रैंक है जो कि अगले सेशन में हम बात करेंगे। अभी जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताया था, शायद आपको पसंद आएगा। राज्यसभा चेयरमैन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या है? ऑलरेडी निर्माण किया गया है। उपराष्ट्रपति जो होंगे वही चेयरमैन होंगे राज्यसभा, पदेन सदस्य कहेंगे उसे। while the deputy chairman of Rajya Sabha is one who is elected from the among the Rajya Sabha members. Chairman of the Rajya Sabha removed only when he is removed from the seat of the vice president of the India. यानी परमानेंट सीट है भाई साहब, उसको आप नहीं हटा सकते। अगर उसको हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट का सीट उसे छीनना पड़ेगा, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर हो फॉलो करना होगा। He cannot vote in the first instance, whereas he can vote in the case of an equality of the vote. जब दोनों तरफ के वोट एक जैसा आ गए हैं तो यह एक वोट देकर निर्णय दे सकता है। द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मान लो कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन को हटाने की बात चल रही है, तो वह उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड ऑफ राज्यसभा 3 अप्रैल 1952, हम पहले जान चुके हैं। मीटिंग ऑन 13 मई 1952। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, बट द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 2 कंसेक्यूटिव टर्म किन्होंने रखे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। तो अभी हम जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा के अंदर में दिल्ली से 3 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, 1 फ्रॉम पांडिचेरी एंड 4 फ्रॉम जेके। जो यूनियन टेरिटरी की बात हमने की थी कि कहां से आते हैं, तो ये संख्या है 3 फ्रॉम दिल्ली, 1 फ्रॉम पांडिचेरी, 4 फ्रॉम जेके। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एज द मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, but the nominated member of both the houses are the part of the electoral college for the vice presidential election. दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं वोट कर सकते, whereas वाइस प्रेसिडेंट में वोट कर सकते हैं। दूसरा कि स्टेट लेजिस्लेटर के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट वाले में नहीं कर सकते हैं। हम आगे के सेशन में इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर की बात आएगी। करेंटली राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश साहब हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द बोथ मींस चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, कौन देखेगा राज्यसभा? देन देयर इज द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज द 6 नॉमिनेटेड सीनियर मेंबर्स, जो सबसे सीनियर मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उसकी एक पैनल होती है, उसमें से जो उपलब्ध होंगे वही चेयर कर सकते हैं सेशन को। नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया है तो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के समय में वो पार्ट नहीं ले सकते। ये बात तो स्वाभाविक है, इसमें कोई बात नहीं। नाउ हमने अभी तक जाना कि हमारे पार्लियामेंट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं एंड उसको हम एक समराइज व्यू में देखना चाहते हैं। तो अवर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्टोरल पावर, जुडिशियल पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर।
अब आप बोलेंगे कि भाई साहब कैसे आप कहते हो लेजिस्लेटिव पावर? लेजिस्लेटिव पावर इसलिए क्योंकि वह डिसाइड कर सकता है यूनियन टेरिटरी कौन हो सकता है, नया स्टेट बना सकता है, ऑर्डिनेंसेज ला सकता है। फाइनेंशियल तो है ही, बजट पास होते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, टैक्सेशन का सारा रिवीजन वही होता है। एग्जीक्यूटिव पावर तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन आवर, कॉलिंग, अटेंशन, नोटिस, इंटरपेलेशन, कॉन्फिडेंस वोट, मॉनिटरी कंट्रोल, सारा चीज तो उनके पास एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ही। इलेक्टोरल कैसे है भाई? तो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं क्या? तो यस, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब में भी तो इलेक्टोरल पार्ट भी। जुडिशियल कैसे है? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर भी इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ द जजेस के ऊपर तो जुडिशियल पावर भी है उनके पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का भी उनके पास पावर है। जब कोई भी कानून बनी हुई है उसको भी चेंज करना है तो ये हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा और कुछ मैंने जानकारी आपको देने की कोशिश की। दोस्तों, आप अपने जानने वाले और स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, फिर से जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार। थैंक यू।